हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है नवंबर 2025 की। इसमें राज्य व्यवस्था और शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें सुरक्षा, इसका पहला टॉपिक है व्हाइट कॉलर आतंकवाद, संक्षिप्त में रही सुर्खियों में रहे अभ्यास, जीपीएस स्पूफिंग और बुरे वैश्विक मिसाइल। ये रूस की मिसाइल है जो कम उड़ाने वाली मिसाइल है। ये मैगजीन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाता है। सुरक्षा, इसका पहला टॉपिक है व्हाइट कॉलर आतंकवाद। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अभी दिल्ली में बम विस्फोट हमला हुआ था जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी और इसमें 8वां जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा गया है जो एक डॉक्टर है और जिसे व्हाइट कॉलर आतंकवाद का कृत्य बताया गया है। ये एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है। व्हाइट कॉलर आतंकवाद क्या होता है? जो व्हाइट कॉलर आतंकवाद होता है इसमें ये एक हिंसक, उग्रवादी, कट्टरपंथी गतिविधियों का एक रूप होता है। ये हिंसक होगा, उग्रवादी भी होगा और कट्टरपंथी, उन सभी का एक ये रूप होता है। और जब ये किसी आतंकवाद जो साजिश या हमले में शिक्षित, जैसे कोई इसमें आतंकी साजिश है या हमला है तो इसमें शिक्षित होते हैं ये लोग और कुशल पेशेवर भी होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये अच्छी अच्छी शिक्षा लिए हुए होते हैं। और ये जो पेशेवर होते हैं ये अपनी बौद्धिक और तकनीकी विशेषज्ञताओं के जरिए आतंकी हमलों को साजिश रचते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है और डॉक्टर है तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये अपने दिमाग से देखते हैं, तकनीकी और बौद्धिक विशेषज्ञताओं के जरिए आतंकी हमलों को ये साजिश रचते हैं। वही होता है व्हाइट कॉलर आतंकवाद। इसकी उत्पत्ति की अवधारणा ये एडविन सदरलैंड के व्हाइट कॉलर क्राइम की संकल्पना से प्रेरित है जो समाज में सम्मानित और पेशेवर वर्ग द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पर इसकी परिभाषा भी बताई गई है कि जो पेशेवर की जो गुप्त भागीदारी से होता है इसका आशय और आतंकी गतिविधियों को ये संभव बनाने के लिए इन गतिविधियों की परिकल्पना, वित्त पोषण या संरक्षण में शामिल होते हैं। और इसमें बौद्धिक क्षमताओं को ये अधिक हथियार बनाते हैं। ये बौद्धिक क्षमताओं को हथियार बनाते हैं कि किस तरीके से कौन सी साजिश कब रचनी है। जैसे बौद्धिक क्षमताएं होती हैं सोचने, समझने, तर्क करने, समस्याओं को सुलझाने और जो नई जानकारी होती है उसको सीखने की एक मानसिक योग्यता होती है। वही होती है ये बौद्धिक क्षमताएं। और अभी बुद्धिजीवियों की भूमिका में बदलाव आ रहा है। वे सिर्फ सुविधा देने वाले से सीधे आतंकी गतिविधियों में भाग लेने लगे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी यही बोला गया है कि जो शिक्षाविद होते हैं, पेशेवर से शिक्षाविद होते हैं, जैसे कि बौद्धिक और तकनीकी विशेषज्ञताओं के जरिए आतंकी हमलों की साजिश करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और जो व्हाइट कॉलर आतंकवाद का विकास हुआ था ये 1980 के दशक में व्हाइट कॉलर पेशेवरों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA जैसे जो संगठन है उसके लिए अमेरिका में धन एकत्र किया था। 1980 के दशक से था ये। और इसमें भारत, केरल से ISS में जो इस्लामिक स्टेट है उसमें भर्ती किए गए जो युवक थे ये उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से थे और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की इच्छा अच्छी थी। ये जो लोग शामिल किए गए थे केरल से ISS में, तो ये उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से थे और इनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी अच्छी थी। यह पारंपरिक आतंकवाद से किस तरीके से अलग है? जो पारंपरिक आतंकवाद होता है वो राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर राज्यीय समूहों द्वारा दी जाने वाली जो भी हिंसा या धमकी होती है वो होती है जिसमें बम आ जाता है और विस्फोट हो जाते हैं, शामिल होते हैं। और इसमें अपहरण, सशस्त्र हमले शामिल होते हैं जो पारंपरिक आतंकवाद होता है। तो इसे यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से ये अलग है पारंपरिक आतंकवाद से। जो पारंपरिक आतंकवाद होता है ये एक खुली हिंसा और भय उत्पन्न करता है और वहीं व्हाइट कॉलर आतंकवाद उपद्रव और सक्षम बनाने के लिए माध्यम से संचालित होता है और जो इसका उद्देश्य होता है वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक होता है।
जो इसे केवल आर्थिक लाभ से प्रेरित व्हाइट कॉलर अपराध से स्पष्ट रूप से अलग करती है। ये यहाँ पर पारंपरिक आतंकवाद के बारे में बताया गया है। ये इसका जो उद्देश्य होता है वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक होता है और इसमें खुली हिंसा और भय उत्पन्न करना होता है, जो पारंपरिक आतंकवाद है। इसी तरीके से ये जो व्हाइट कॉलर आतंकवाद है उससे अलग है। यह धोखे, वैधता और संवेदनशील जगहों तक अपनी पहुंच, जो विशेष पहुंच है उसके सहारे से पनपता है। व्हाइट कॉलर आतंकवाद के उद्भव के कारण क्या क्या रहे हैं, जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी का उद्भव होने लगा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसी कारण ये इसका उद्भव हुआ है। पता लगाना कठिन, जैसे विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, कॉरपोरेट कार्यालयों, अब कहाँ पर कौन आतंकवाद छुपा हुआ है, तो ये भी एक इसका बड़ा रीजन है। जैसे गैर सरकारी संगठनों में कौन शामिल है, और शोध प्रयोगशालाओं जैसे संस्थानों का संस्थागत आवरण मिलने का लाभ होता है। इसमें वैधता, सम्मान, संवेदनशील सामग्री तक पहुंच आदि प्राप्त हो जाती है। तो इसमें पता लगाना भी कठिन होता है। अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और नेटवर्क आधारित उग्र सुधारवाद, ये इसके कारण भी, और स्वयं को धार्मिक रूप से श्रेष्ठ समझना। इसमें स्वयं को जो समझा जाता है धार्मिक रूप से श्रेष्ठ समझा जाता है, जैसे प्राप्त शासन, न्याय, सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्थाएं, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और आधुनिक संस्थानों से ये कहीं बेहतर होते हैं। सापेक्ष अभाव का सिद्धांत होता है, इसका कारण होता है उद्भव का, और सामाजिक पहचान का भी सिद्धांत होता है। इसमें प्रवासी और जुड़ाव जो होते हैं, जैसे केरल का खाड़ी देशों में एक बड़ा प्रवासी है, जो केरल है, नीचे पड़ता है यहाँ पर केरल, और इसी से यहाँ पर इधर खाड़ी देश है, वहाँ पर एक बड़ा प्रवासी है, केरल से जाते हैं लोग, जहाँ पासपोर्ट धारकों की दर अधिक है और बार बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी होती हैं, और जिससे भर्ती, संपर्क और नेटवर्किंग करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यहाँ से पता नहीं चलता कि कौन इस तरीके से व्हाइट कॉलर आतंकवाद का हिस्सा है। भारत की जो आतंकवाद रोधी रणनीति है, इसमें जैसे जांच और आसूचना एजेंसी है एनआईए, जैसे एनआईए ने भी कहाँ से, जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक 8वें जो भी आतंकवादी था उसको पकड़ा गया, व्हाइट कॉलर आतंकवाद का उसको नाम दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो इसी से रिलेटेड काम करती है, जो आतंकवाद रोधी है। अब विधि व्यवस्था, इसके लिए कौन सी विधि व्यवस्था है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, जो आतंकवाद के लिए वित्त पोषित किया जाता है, वित्त दिया जाता है जिससे उनको और बढ़ावा मिलता है, तो उसके लिए एक यहाँ पर एनआईए के तहत टेरर फंडिंग, जो एनआईए के तहत टेरर फंडिंग है एंड फेक करेंसी सेल टीएफएफसी, ये गृह मंत्रालय के तहत आतंक वित्तपोषण निरोध सीएफटी सेल आदि आते हैं, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। और इसमें यहाँ पर जवाबी कार्रवाई भी की गई। यहाँ पर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, और ये ऑपरेशन सिंदूर 2025 में जो मार्च में शुरू हुआ था। इसमें आगे की राह देख लेते हैं। मजदूर विनियमन और प्रवर्तन, जैसे एनजीओ अंकेक्षण, अनुपालन और ब्लैक लिस्टिंग को सख्त करना चाहिए। इसमें जैसे ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, और सीबीआई को व्हाइट कॉलर आतंकवाद से जुड़े वित्तीय नेटवर्कों की जांच करने का अधिकार देना चाहिए। जो मजदूर विनियमन और प्रवर्तन है, इसमें आईबी और सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, इनको जो भी वित्तीय नेटवर्क है कि कहाँ से उनको वित्त पोषित किया जा रहा है, जो भी आतंकवाद है, तो उनके वहाँ पर रुकावट कर देनी चाहिए पता लगाकर। संस्थागत निगरानी को सुदृढ़ करना और वैश्विक पारदर्शिता मानकों से संरेखण, ये वित्त पोषण और निगरानी में कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के अनुरूप रिपोर्टिंग भी अपनाना। एफएटीएफ की बात करते हैं, इसमें इसे जुलाई 1989 में जो G7 कंट्रीज है, पहले ये G8 कंट्रीज थे, जो रसिया को इसमें से अलग कर दिया गया। G7 देशों के द्वारा पेरिस में स्थापित किया गया था एफएटीएफ को। कब? जुलाई 1989 में, 1989 में। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा गया है एफएटीएफ के बारे में। और जो इसमें ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, तो ये एफएटीएफ से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वित्त पोषण, जैसे आतंकवाद है, उनको वित्त पोषित किया जा रहा है। ये एक वैश्विक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग,
मनी लॉन्ड्रिंग को धन शोधन बोला जाता है। जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को ही मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण और जो सामूहिक विनाश होता है के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाती है और ये लागू भी करती है। इसमें आगे है धन शोधन नेटवर्क पर यह कार्रवाई करना और वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही, एकीकृत जोखिम आसूचना ग्रेड है इसमें, और प्रारंभिक उग्र सुधारवाद की चेतावनी भी करना। इसमें निष्कर्ष दिया गया व्हाइट कॉलर आतंकवाद वास्तव में ये उग्रवाद का एक नया चेहरा है। ये उग्रवाद का एक नया चेहरा है। इसमें पता भी नहीं चलता कि कौन आतंकवादी बैठा है। ये शांत होता है, बौद्धिक होता है और समाज की संरचनाओं के भीतर गहराई से अंतर्निहित भी होता है। और ये एक बहुत अलग कंडीशन है क्योंकि इसका पता लगाना भी बहुत अलग होता है। इसे तुरंत पहचानने और रणनीतिक जवाबी कदम उठाने की आवश्यकता है। और अब जो खतरा केवल संघर्ष क्षेत्रों की छाया से नहीं है, ये अब कक्षाओं, क्लिनिक, कार्यालय और शोध प्रयोगशालाओं से भी उभर रहा है और इसे कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म और भयावह ये बना देता है। जो भी परिस्थितियां हैं उनको संक्षिप्त सुर्खियां दी गई हैं। इसमें सुर्खियों में रहे जो अभ्यास हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि त्रिशूल है। त्रिशूल ये भारत ने पाकिस्तान से लगी जो भी पश्चिमी सीमा है उस पर गुजरात और राजस्थान में एक बड़ा ये त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल प्रारंभ किया गया। इसमें पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के बीच में है, तो ये किसी देश के बीच में नहीं है। ये गुजरात और राजस्थान में एक बड़ा त्रय सेवा अभ्यास त्रिशूल शुरू किया गया। कहाँ पर? जो भी पाकिस्तान से लगी सीमा है, पश्चिमी सीमा पर। सागर कवच की बात करें तो ये एक भारतीय तटरक्षक बल है और ये अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने में इसको एक बार किया जाता है और इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा आपात स्थितियों से निपटने में भारतीय तटरक्षक बल की जो तैयारियां हैं उनका आकलन करता है। मित्र शक्ति की बात करें तो ये भारतीय थल सेना और जो श्रीलंका की थल सेना है उसके बीच में द्विपक्षीय वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और एक वर्ष में एक बार किया जाता है। विनवैक्स की बात करें तो वी मतलब कि वियतनाम, आई मतलब इंडिया के बीच में एक ये सैन्य अभ्यास है और द्विपक्षीय है। ये भी मालाबार की बात करें तो ये इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना। और भाग लेने वाले जो देश हैं इसमें एक तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 देश इसमें शामिल होते हैं मालाबार। और इसे 2005 से शुरू किया गया था। गरुड़ की बात करें तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं इसमें अंतरिक्ष बल के बीच में एक द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है। अजय वॉरियर की बात करें तो ये भारतीय और ब्रिटिश थल सेना के बीच में प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसमें जीपीएस स्पोफिंग होता है। इसमें ना जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग, जो पोजीशन होती है सिस्टम की, इसके डेटा में हेरफेर किया जाता है। इसमें जो भी जीपीएस के बारे में सही इसमें जो उसकी वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए इसके बारे में गुमराह किया जाता है। इसमें जो वास्तविक स्थिति है जीपीएस की वो बताई नहीं जाती, वही होती है जीपीएस स्पूफिंग। तो इसमें यहाँ पर जो विमानन कंपनी है उन्होंने दिल्ली में जीपीएस स्पूफिंग में वृद्धि की सूचना दी है कि मतलब जो भी सूचना है ना उसमें ज़्यादा हेरफेर किया जा रहा है और इसके कारण सरकार ने असामान्य नौ परिवहन व्यवधानों की जांच प्रारंभ कर दी है। जीपीएस स्पूफिंग के बारे में ये एक साइबर हमला होता है जो नौ परिवहन तंत्रों को चकमा देने के लिए गलत जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है इसको प्रसारित किया जाता है। इसमें चकमा दिया जाता है, इसमें गलत डायरेक्शंस बता दी जाती है, गुमराह किया जाता है और ये जीपीएस उपग्रहों के कमजोर संकेतों का लाभ उठाकर उन्हें नकली संकेतों से बदल दिया जाता है जिससे रिसीवर गलत अवस्थिति दिखाता है। इसमें बुरे व्यस्तनिक है अगला। ये बुरे व्यस्तनिक मिसाइल ये रसिया की मिसाइल है और ये कम उड़ान वाली जो परमाणु सशस्त्र क्रूज मिसाइल है। ये रूसी सशस्त्र बलों के लिए विकासाधीन की गई है।
तो रूस ने अपनी जो परमाणु ऊर्जा चालित है ये और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो ब्रेवेस्तनिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया रूस के द्वारा। इसमें ये रूस की नई पीढ़ी के जो परमाणु शस्त्रागार हैं उसकी 6 रणनीतिक हथियार प्रणालियों में से एक है। ये लंबी दूरी की है और कम ऊंचाई पर मतलब कि कम उड़ान वाली है ये, और परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में पूरे उड़ान पथ के दौरान इसमें जेट इंजन द्वारा निरंतर शक्ति प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? इसमें पूरे उड़ान में जेट इंजन के द्वारा इसमें शक्ति प्रदान की जाती है और जिससे यह लंबे समय तक उड़ान भर सकती है।